You know what happens after death is exactly what was happening before you were born. अक्सर कर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, तो आपके मरने के बाद वही होगा जो आपके पैदा होने के पहले हो रहा था. इट्स वेरी सिंपल. बेसिकली किसी भी सिस्टम को समझने के लिए उसके शुरुआत और अंत को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. दैट इज द पॉइंट वी वांट टू मेक. और इसीलिए रियलिटी को जानने के लिए ब्रह्मांड का जन्म और ब्रह्मांड का अंत, इन दोनों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. इसे बोलेंगे कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, जो कि ब्रह्मांड के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ एक्सप्लेन कर दे. राइट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल. The find of right cosmological model had been the biggest quest of humanity in last century. बेसिकली पिछले 100 सालों में इंसानों का सबसे ज्यादा दिमाग इस सवाल का उत्तर ढूंढने में लगा है कि आखिर ये ब्रह्मांड आया कहां से और ये जा कहां रहा है. Where this creation came from and where it is going, and what is the fundamental nature of reality. You know, we have really put our best people to work to find the answer of this question. आखिर सब कुछ है ही क्यों? नथिंगनेस क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? Why there is something rather than nothing? कुछ नहीं होने की जगह पे कुछ है क्यों? आपने अक्सर कर सुना होगा कि एक भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो कि ब्रह्मांड की क्रिएशन को यानी बिग बैंग को एक्सप्लेन कर सके और ब्रह्मांड की डेथ को प्रेडिक्ट कर सके. अभी तक हमारे पास यूनिवर्स का बेस्ट मॉडल आइंस्टाइन की रिलेटिविटी है, लेकिन रिलेटिविटी यूनिवर्स का जन्म और यूनिवर्स की डेथ दोनों ही जगह पे फेल हो जाती है, क्योंकि दोनों ही जगह पे सिंगुलैरिटी आती है. सिंगुलैरिटी मतलब वहां पे इक्वेशंस फेल हो जाएगी. तो यूनिवर्स के बर्थ के बारे में हमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से यह पता है कि बर्थ के टाइम पे यूनिवर्स प्योर ऊर्जा की फॉर्म में था, इनफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी. पिछले सेंचुरी की दो सबसे बड़ी फाइंडिंग्स हुई हैं, इक्वल्स टू mc स्क्वायर और इक्वल्स टू h न्यू. न्यू यानी फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी. तो क्योंकि यूनिवर्स में बिग बैंग के टाइम पे इनफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, इसीलिए उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इनफिनिट थी. इनफिनिट फ्रीक्वेंसी यानी जीरो वेवलेंथ. इसीलिए बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड का साइज करीब करीब ऑलमोस्ट जीरो था. आपने अक्सर कर सुना होगा कि करीब 1 मिलीमीटर का साइज बिग बैंग के टाइम पे यूनिवर्स का था. सो व्हाट वी नो फॉर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इज दैट ड्यूरिंग द बिग बैंग, बर्थ के टाइम पे ब्रह्मांड एक इनफिनिट एनर्जी की फॉर्म में था. उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इनफिनिट और साइज जीरो था. दैट इज नोन फॉर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्स का अंत कैसे होगा? तो गैलेक्सी के अंदर सारे मैटर को एंड में ब्लैक होल्स अपने अंदर सोख लेंगे. और क्योंकि एनर्जी भी ब्लैक होल्स के बाहर नहीं आ पाती है, इसीलिए ब्लैक होल्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है. बेसिकली ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं. फोटो देख के आपको ऐसे लगता होगा जैसे ब्लैक होल्स बहुत गर्म होते हैं, लेकिन एक्चुअली ब्लैक होल से ज्यादा ठंडी चीज पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं. जो ब्लैक होल जितना ज्यादा बड़ा वो उतना ही ठंडा. ब्लैक होल का टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो होता है. तो ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर मतलब ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो फ्रीक्वेंसी. कम टेम्परेचर की वजह से ब्लैक होल से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कम होती है. उस एनर्जी को बोलते हैं हॉकिंग्स रेडिएशंस. तो बेसिकली ब्लैक होल का अंत इस तरह से होगा कि बहुत ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में वो डिकम्पोज कर जाएंगे. और ब्लैक होल्स को डिके करने में करीब करीब 1 गूगल ईयर, यानी 1 के आगे 100 जीरो लगा दो, इतने साल लगेंगे. सो व्हाट वी नो फॉर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इज दैट the universe is going to end into infinite amount of size with energy of almost zero frequency. मतलब ब्रह्मांड जन्म और मृत्यु दोनों के टाइम पे ऊर्जा की फॉर्म में है. फर्क सिर्फ इतना है कि जन्म के टाइम पे उस ऊर्जा का साइज बहुत कम था और फ्रीक्वेंसी इनफिनिट थी, और मृत्यु के टाइम पे साइज इनफिनिट और फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई. साइज जीरो, फ्रीक्वेंसी इनफिनिट, और फ्रीक्वेंसी जीरो, साइज इनफिनिट. ये दोनों बातें एक ही हैं. मैथमेटिकली दीज टू कंडीशंस आर असिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट. मतलब इन दोनों बातों में कोई अंतर ही नहीं है. बेसिकली यूनिवर्स का जन्म और यूनिवर्स की मृत्यु, ये दोनों एक ही चीजें हैं. मैथमेटिकली ये दोनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं.
आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जन्म और मृत्यु के टाइम पे क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा की फॉर्म में था और ऊर्जा को समय का एहसास नहीं होता और समय के बिना साइज का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए जन्म और मृत्यु के टाइम पे ब्रह्मांड को अपने साइज का अनुभव ही नहीं है। मतलब समय ना होने की वजह से साइज का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए इन्फिनिट अमाउंट ऑफ साइज या फिर जीरो साइज, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। यूनोसाइक्लिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल जो कि ये बोलता है कि ब्रह्मांड का जन्म ऊर्जा की फॉर्म में होता है और जन्म के बाद उस ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा मास में कन्वर्ट हो जाता है और उस मास से सारे स्टार्स और प्लैनेट्स और हम बनते हैं और अंत में ब्रह्मांड वापस से उसी ऊर्जा में विलीन हो जाता है और फिर से एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। मतलब ब्रह्मांड की लाइफ भी एक साइकिल की फॉर्म में होती है। तो अब तक ऐसी कितनी साइकिल हो जानी चाहिए? इन्फिनिट अमाउंट ऑफ साइकिल्स। तो जैसे यूनिवर्स में हर एक चीज साइकिल के फॉर्म्स में चलती है, यूनिवर्स की लाइफ भी उन्हीं साइकिल्स की तरह चलती है। एक साइकिल खत्म तो दूसरी साइकिल शुरू। Mathematically speaking, this is one of the most consistent cosmological model that is ever seen. Ancient Indian text बहुत जगह पे बोला गया है कि ब्रह्मांड का जन्म बार बार होता है। ऐसी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ साइकिल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। So what is extremely fascinating is to realize what really comes out of common sense is not so common after all.